स्टेट कॉमन पेपर। पहचाने कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं हैं जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावित करने में मदद करेगा। शिक्षार्थी का पूर्ण अनुभव। शिक्षार्थी को भोजन की आदतों और शौक, सीखने वाले की योग्यता, शिक्षार्थी के विकास का चरण। पहचाने कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं हैं जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावित बनाने में मदद करेगा। तभी शिक्षार्थी को भोजन की आदतों का शौक। विद्यार्थी को भोजन की आदतें और शौक एक ऐसा लक्षण है जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद नहीं करता है तथा शिक्षार्थी का पूर्ण अनुभव, सीखने की योजना एवं शिक्षार्थी के विकास का चरण शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करता है। शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी को कोई उपयोगी प्रतिक्रिया पर नहीं कर सकता है। अच्छा शरीर, धन, प्रेरणा, परीक्षण। शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेरणा। शिक्षार्थी इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेरणा। शिक्षक प्रेरणा की अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षक को शिक्षार्थी की प्रेरणा की आवश्यकता होती है ताकि वह सीखने में सक्रिय रूप से भाग ले सके और उपयोगी प्रतिक्रिया दे सके। छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूहों में विद्यार्थियों की संख्या। छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूह में विद्यार्थियों की संख्या। छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूह में विद्यार्थियों की संख्या 3 से 4 है। छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूहों में विद्यार्थियों की संख्या आमतौर पर 3 से 5 होती है। यह संख्या समूह के भीतर सक्रिय भागीदारी और कौशल का विविधता को बढ़ावा देती है। पोजल प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप इंगेटिव लर्निंग विधि में समूह में आमतौर पर 3 या 4 छात्र होते हैं जो टीम में काम करते हैं। नोट प्रश्न के पदानुक्रम का उच्चारण स्तर पर है। पदानुक्रम के उच्चारण स्तर पर है। बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण। मूल्यांकन पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है। मूल्यांकन
ब्लूम के वर्गीकरण के पदानुक्रम को उच्चतम स्तर पर मूल्यांकन है। ज्ञान का पदानुक्रम 6 स्तरों में विभाजित है। ज्ञान बंध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन विश्लेषण और संश्लेषण। यह स्तर उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल है। किसी भी चीज का मूल्य या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है? परीक्षा, मापन, आकलन, मूल्यांकन। किसी भी चीज का मूल्य या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया है। परीक्षण, मूल्यांकन। किसी भी चीज का मूल्य या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। मूल्यांकन का अर्थ है किसी चीज का मूल्य या मूल्य निर्धारित करना। आकलन का अर्थ है किसी चीज की गुणवत्ता, महत्व या मूल्य का अनुमान लगाना। यह मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। व्याख्यान विधि शिक्षा ग्रहणशील है। शिक्षक प्रदर्शन या प्रयोगी के लिए विस्तृत व्यवस्था करता है। छात्र अधिक सक्रिय हैं और शिक्षक निष्क्रिय हैं। शिक्षक अधिक सक्रिय है और छात्र निष्क्रिय है। व्याख्यान विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय है और छात्र निष्क्रिय है। व्याख्यान विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय होता है और मुख्य रूप से जानकारी का प्रदर्शक होता है। शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, समझाते हैं और व्याख्या करते हैं, जबकि छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। इस विधि में शिक्षक सूचना का प्रवाह नियंत्रित करता है और छात्र निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह सीधे तौर पर चर्चा, प्रश्न पूछने या गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक अच्छा विधि से बच्चे को व्यक्तित्व की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। एक अच्छी विधि से विद्यार्थियों के मन में व्यापक रुचियाँ जागृत होनी चाहिए। एक अच्छा विधि से सीखने के बजाय शाब्दिक अभिव्यक्ति और याद रखने पर बल देना चाहिए। निम्नलिखित कथनों के अनुसार कथन 1 तथा 2 दोनों शिक्षण विधियों की विशेषता है। एक अच्छा शिक्षण विधि में बच्चे को अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को कला, संगीत, लेखन या अन्य रचनात्मक माध्यम से व्यक्त करने के लिए पर्याप्त जगह और अवसर दिए जाने चाहिए। इससे उन रचनात्मक कल्पना शक्ति और व्यक्तित्व विकसित करने में मदद मिलती है तथा एक अच्छा विधि से विद्यार्थियों के मन में व्यापक रुचियाँ जागृत होनी चाहिए। ईवीएस में एक अच्छा होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
ध्यान केंद्रित करना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोहराने और प्रबल दोनों में सीखने महारत हासिल करना, विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना, समय का बेहतर उपयोग करना। ईवीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह होना चाहिए। विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह होना चाहिए। उत्साह देना। ईवीएस में एक अच्छा होम असाइनमेंट मुख्य रूप से विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ईवीएस का उद्देश्य बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने और नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करना है। यह उन्हें अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने और उनके ज्ञान को विस्तारित करने के लिए प्रेरित करता है। एक शैक्षिक वर्ष के लिए कार्य योजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना, पाठ्य योजना, मासिक योजना। एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना, वार्षिक योजना। एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना का वार्षिक योजना होती है। शैक्षणिक वर्ष के कार्य योजना एक संरचित लिखित दस्तावेज है जो शैक्षणिक संस्था में पूरे वर्ष के लिए शैक्षणिक गतिविधियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिससे पाठ्यक्रम के लक्ष्य, प्रमुख विषय वस्तु, मूल्यांकन की रणनीतियाँ और समय सीमाएं शामिल होती हैं। यह योजना शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को वर्षा के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में एक स्पष्ट और विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है। तैयारी, प्रस्तुति और उत्पन्न पर पाठ्य योजना 4P है। अभ्यास करो। उत्तम संक्षेप, पवित्र तैयारी, प्रस्तुति और उत्पादन पाठ्य योजना के 4Ps है। अभ्यास करो। तैयारी, प्रस्तुति, अभ्यास करो, उत्पन्न पाठ्य योजना के 4Ps है। यह चारों मिलकर एक प्रभावी शिक्षण योजना बनाते हैं। अभ्यास, छात्रों को पाठ की सामग्री को समझने और याद रखने के लिए अभ्यास के अवसर प्रदान करना। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ जैसे प्रश्न उत्तर समूह कार्य, व्यवहारिक कार्य शामिल हो सकते हैं। एक प्रशिक्षण तकनीक के लिए सूक्ष्म शिक्षण में 3 चरण शामिल हैं। वे हैं ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान और स्थानांतरण। तैयारी, अभिविन्यास और चयन, प्रमुख अवलोकन और चर्चा, पुनः योजना, पुनः शिक्षण और मूल्यांकन। एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण में 3 चरण शामिल हैं। वे हैं ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान का स्थानांतरण। ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान का स्थानांतरण। एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण में 3 चरण शामिल है। ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन, ज्ञान का स्थानांतरण। ज्ञान अर्जन में शिक्षक प्रशिक्षुओं को शिक्षण के विभिन्न पहलुओं और
कौशल के बारे में जानकारी मिलती है। सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। तत्काल प्रतिक्रिया, पुनः पाठ योजना का अवसर, एक समय में एक सीखने के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षण स्थिति पर नियंत्रण का अभाव सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। शिक्षण स्थिति पर नियंत्रण का अभाव सूक्ष्म स्थिति पर नियंत्रण का अभाव शिक्षक स्थिति पर नियंत्रण का अभाव सूक्ष्म शिक्षण में लाभ नहीं है। तत्काल प्रतिक्रिया या शिक्षक को तुरंत फीडबैक मिल जाता है जिससे वो अपनी शिक्षण विधियों को सुधार सकते हैं। पुनः पाठ योजना का अवसर सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक एक पाठ को दोहराकर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रयास कर सकते हैं। एक समय में एक सीखने के कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्वता व्यक्ति का मार्गदर्शन द्वारा करते हैं। समय बिताते हुए, योग्यता के द्वारा, जीवन को गुणवत्ता के द्वारा, जीवन का समायोजन के द्वारा। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन द्वारा होता है। योग्यता के द्वारा शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन योग्यता के द्वारा तथा ज्ञान के आधार पर मार्गदर्शन करते हैं। जीवन का समायोजन के द्वारा यह विकल्प जीवन के समायोजन से संबंधित है, जो मार्गदर्शन का एक पहलू हो सकता है, लेकिन मुख्य आधार नहीं। शिक्षण के मॉडल का वर्णन है। शिक्षण और छात्र की बातचीत सहित शिक्षण का व्यवहार सहित सीखने का माहौल, व्यक्तित्व विशेषताओं सहित शिक्षार्थी व्यवहार, विषय वस्तु तार्किक संरचना सहित। शिक्षण के मॉडल का वर्णन है। शिक्षक और छात्र की बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक और छात्र की बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार। शिक्षण के मॉडल शिक्षक और छात्र के बीच सहित बातचीत सहित शिक्षण का व्यवहार वो वर्णन करता है। शिक्षण मॉडल शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली बातचीत के स्वरूप, शिक्षक के व्यवहार और शिक्षण द्वारा कक्षा में उपयोग किए जाने वाले तरीकों को दर्शाते हैं। यह शिक्षक के कक्षा में व्यापक सीखने के माहौल और विषय वस्तु को समझने को तरीके को भी स्पष्ट करता है। प्रशासन का इतिहास पुराना है। 5000 ईस्वी, 4000 ईस्वी, 800 ईस्वी, 1000 ईस्वी। प्रशासन का इतिहास पुराना है। 5000 ईस्वी। प्रशासन का इतिहास 5000 ईस्वी पूर्व जितना पुराना है।
मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे शुरुआती सभ्यताओं ने जटिल प्रशासनिक प्रणालियाँ विकसित की। इनमें सिंचाई का संग्रह और बड़े निर्माण कार्यों का प्रबंधन शामिल था। यह संगठित प्रशासन का सबसे प्रारंभिक प्रमाण है जो आधुनिक शासन की नींव बना। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कब उपयोग किया जाए। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। सभी शोधकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं और खेल विकास को पोषित करता है। खेल केवल समय बिताने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह सिखाता है कैसे अन्वेषण करें, कैसे सीखें, दोस्त कैसे बनाएं, कैसे कल्पना और उपयोग करें। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने विकसित किया? रूसा ACRL स्कूनल IFALA। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने विकसित किया? IFALA सूचना साक्षरता पर अंतर्राष्ट्रीय निदेशालय इंटरनेशनल फेडरेल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन IFLA के सूचना साक्षरता अनुभव इनफोलाइट द्वारा उन पेशेवरों के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से संकलित किए गए हैं, जिन्हें सूचना सहित कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है या इसमें रुचि है। IFLA की स्थापना 1922 के स्कॉटलैंड में हुई थी। इसका कॉलेजियन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। IFLA जनरल साल IFLA जनरल साल में 4 बार प्रकाशित होता है। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है। आत्मनियंत्रण युक्त कक्षा व्यवहार और विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण में उत्तेजन और कल्पनाशील छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं में से सीधे संबंधित कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है। एक कक्षा में अलग अलग बच्चे पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। कक्षा में अलग अलग बच्चे पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला।
एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को कक्षा में अलग अलग बच्चे पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला माना जाता है। शिक्षक छात्रों को उचित मार्गदर्शन द्वारा उनकी क्षमताओं को योग्यताओं में बदलने में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक के कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, खेलो और सीखो पद्धति लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। उपयुक्त में से सभी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण को कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, खेलो और सीखो पद्धति लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। सभी कक्षा में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए उपरोक्त तीन आय सहायक होते हैं। अनुशासन से शांति बनी रहती है। खेला और सीखो पद्धति से अधिगम रोचक बनता है और अपनी गति से सीखने का अवसर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सम्मान करता है। सख्त अनुशासन का अर्थ हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। इसका अर्थ स्पष्ट सीमाएं और अपेक्षाएं भी हो सकता है, जो सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान करते हैं, जिससे छात्र को अधिक प्रभावी ढंग से अधिगम में मदद मिलती है। शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ना आसान हो जाता है, छात्र कक्षा में ध्यान देते हैं, शिक्षण रोचक हो जाता है। उपयुक्त में से सभी शिक्षण में विभिन्न प्रयोगों इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ाना आसान हो जाता है, छात्र कक्षा में ध्यान देते हैं, शिक्षण रोचक हो जाते हैं। उपयुक्त में सभी शिक्षण एक शिक्षक द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला अभ्यास है, जिसका उद्देश्य किसी शिक्षार्थी, छात्र या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में किसी अन्य श्रोता को कौशल संचारित करना है। शिक्षण में विभिन्न प्रयासों इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ना आसान हो जाए, छात्र कक्षा में ध्यान देते हैं तथा शिक्षण रोचक हो जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्णय, भविष्यवाणी, मूल्य या गुण निर्धारण करना। राय मूल्यांकन का उद्देश्य है मूल्य या गुण निर्धारित करना। मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य किसी चीज का मूल्य या गुण निर्धारित करना है। मूल्यांकन में किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है और फिर उनकी विशेषताओं, गुणों या मूल्य के बारे में एक निर्णय लिया जाता है। व्यवहार के नमूने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मूल्यांकन, आकलन, मापन, परीक्षण। व्यवहार के नमूने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? परीक्षण। व्यवहार के नमूने के लिए परीक्षण उपकरण का उपयोग किया जाता है। माप के उपकरण के रूप में परीक्षण अधिगम के व्यवहार को उत्पाद से संबंधित है। उपयोग को अलग अलग संदर्भों में
शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचलन में है। निबंध प्रकार के प्रश्न का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकते हैं। अंक प्रदान करने के लिए निबंध विद्यार्थी उत्तर का अनुमान लगा सकता है। वे जटिल सीखने की परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता। निबंध प्रकार के प्रश्न का मुख्य लाभ क्या है? वह जटिल सीखने की परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार से प्रश्न के साथ नहीं मापा जा सकता। निबंध प्रकार के प्रश्न मुख्यतः अंतः मूल्यांकन का एक रूप है जिसके लिए विद्यार्थी को अपने शब्दों को उत्तर तैयार करने की आवश्यकता होती है। निबंध प्रकार के प्रश्न का मुख्य लाभ यह है कि वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्न के साथ नहीं माना जा सकता। पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध है व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव और नौकरी के लिए तैयार करना। व्यक्ति के संतुष्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध है व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव। पाठ्यचर्या का मुख्य संबंध है व्यक्तियों में व्यवहार में बदलाव। पाठ्यचर्या का मुख्य संबंध व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव से है। इसका मतलब है कि पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में बदलाव लाना है ताकि वह एक बेहतर नागरिक बन सके और समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारण इनमें से किसको प्राप्त करने में मदद करता है? शिक्षा, उद्देश्य, गुण, नौकरी। पाठ्यचर्या का महत्व करना इसमें कि किसको प्राप्त करने में मदद करना है। उद्देश्य किसी भी पाठ्यचर्या में मुख्य घटकों का लक्ष्य और उद्देश्य, सामग्री, सीखने के अनुभव, मूल्यांकन के तरीके और पाठ्यचर्या विवरण शामिल हैं। पाठ्यचर्या विकास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरण, बल, मनोविज्ञान और शैक्षणिक कारकों से प्रभावित होता है। शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षण के लिए एक चुनौती है? एक, प्रश्न पत्र तैयार करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, अनुशासन बनाए रखना, शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना। शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षण के लिए एक चुनौती है? शिक्षण अधिगम में आनंददायक बनता है। शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना शिक्षक के लिए एक चुनौती है। विभिन्न
सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है ज्ञान और अधिग्रह, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान का समावेशन, व्यवहार में संशोधन। सीखने में सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यक्तिगत समायोजन, व्यवहार में संशोधन। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार को संशोधित या परिवर्तित कर जाता है। विद्यार्थी को ठंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकार प्रशिक्षण करे, एक दूसरे को भी ऐसा करने से बचाए, अपराधियों को सुधारे, जो गलत हो किया है उसका बदला ले। विद्यार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधी को सुधारे। शैक्षिक संदर्भ में दंड का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सुधारना और बेहतर व्यवहार में और मार्गदर्शन करना है। अधिकार प्रशिक्षित करना, दूसरों की रक्षा करना और प्रतिशोध लेना गौण करना हो सकते हैं, लेकिन प्राथमिक लक्ष्य पदाधिकारी को सुनता है। सवाल पूछना, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं हो तो हमारे जीवन कैसे प्रभावित होंगे? का उद्देश्य है विवेकपूर्ण तरीकों से बिजली का उपयोग करने का, छात्रों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोत पर छापे, विवेक तरीके से बिजली का उपयोग करने, छात्रों को संवेदनशील बनाए रखना, बिजली के सदस्य पर केंद्र का आकलन करना, छात्र के कल्पनाशील और सोच बढ़ाना देता है। छात्र को उसकी समस्या मूल्यांकन करनी चाहिए। सवाल पूछना, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित है? 1 महीने तक बिजली नहीं रहने पर हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा? शिक्षक ऐसा प्रश्न पूछकर अपने छात्रों की सोच और कल्पनाशील क्षमताओं को आंकने या मापने का प्रयास करता है। वर्गीकरण में मूल्यांकन का वह रूप अनुप्रयोग स्तर पर होता है। इनमें से कौन सी सहायक सबसे सरल और उपयोगी में से आसान है और महंगी नहीं है? ट्रांसपरेंसी, टेलीविजन कैसेट, टर्म पेपर, डिस्क। इनमें से कौन सा सहायक सामग्री सरल और उपयोगी में से आसान है और महंगी नहीं है?
ट्रांसफरेंसिंग सहायता सबसे सरल और उपयोग में आसान है और महंगी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी प्लास्टिक शीट देती है जिन्हें कॉपियर या प्रिंट से होकर गुजारा जा सकता है। इस पर पेन या मार्कर का सीखने वाले के लिए चित्र प्लास्टिक शीट होती है जिन्हें कॉपियाँ या प्रिंट से होकर गुजरता जा सकता है। इस पर पेन और क्लियर के लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं या प्रिंट आउट चिपका सकते हैं। उन्हें चित्र बना सकते हैं या प्रिंट करते हैं। उन्हें प्रोजेक्ट पर रखकर बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? दादा हैं अब्दुल्ला कंपनी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई रुस्तम सिख, दादा भाई गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? दादा अब्दुल्ला कंपनी, दादा अब्दुल्ला कंपनी। गांधी जी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नामक एक फर्म का केस लगाने गए थे। यह केस डरबन में था। वह भूमि जो 5 कृषि वर्ष से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है कहलाता है कृषि योग्य बंजर भूमि। यह भूमि जो 5 अधिक बंजर पड़ी रहती है कृषि योग्य बंजर भूमि। यह वह भूमि जो 5 कृषि वनों से अधिक समय तक बंजर पहाड़ी कृषि उपयोगी बंजर भूमि कहलाता है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। शामिल है। भारतीय संविधान समय पर विभिन्न साधनों के मुख्यतः अन्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची
में इसको जोड़ा गया। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य कौन थे? मौलाना मजरूल हक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रजकिशोर बाबू। बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य कौन थे? मौलाना मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रजकिशोर बाबू। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को सदाकत आश्रम पटना में महात्मा गांधी ने की थी। इससे पहले कुलपति मौलाना ब्रजकिशोर बाबू। बिहार विद्यालय की स्थापना 6 जनवरी 1921 के सदाकत आश्रम पटना में जवाहर गांधी ने की थी। इसके पहले क्या था? सदाकत आश्रम पटना में महात्मा गांधी ने की थी। इसका पहला कुलपति मौलाना मजरूल हक थे और उपकुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद है। इसके पहले प्राचार्य भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर गारफील्ड मैश ट्रॉफी का दूसरा नाम है सर मार्कफील्ड चेल ट्रॉफी और दूसरा नाम क्या है? आईसीसी क्रिकेट ऑफ द एवरेस्ट पुस्तक, आईसीसी टेस्ट कप्तान ऑफ द ईश्वर जैसा क्रिकेट पुस्तकों की भावना, टेस्ट प्लेयर ऑफ द फोर पुरस्कार, सर गारफील्ड डैश हॉकी का दूसरा नाम, आईसीसी मैच क्रिकेट फोर ऑफ है। बड़े पौधे कहलाते हैं पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी, पर्वतारोह बड़े पौधे कहलाते हैं। बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं। यह आमतौर पर काष्ठीय होते हैं। इनका मुख्य भाग तना होता है जो आगे ऊपर जाकर शाखाओं को बांट सकता है और इनकी ऊंचाई काफी अधिक होती है। जैसे आम, अमीरात, हाथियों के क्यों मारा जाता है? हाथी दांत के लिए, त्वचा के लिए, सींग के लिए और कस्तूरी के लिए हाथी को मारा जाता है। हाथी दांत के लिए हाथी को उनके दांत के लिए उनका शिकार किया जाता है। इसी के दौरान
हाशियों में को उनके दांत के लिए उसका शिकार किया जाता है। हाथी के दांत से बने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा महंगा होती है। इसका उपयोग सजावट वस्तु, आभूषण, बिलियाई, खेल की गेंदें आदि बनाने में होता है। आलू, अनाज, सेम, दाल और रस समृद्ध है कार्बोहाइड्रेट। आलू, अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, सोम, दालों हर जई मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? B1, B2, C, B1, B2, C, नियासिन, डी है। मछली में निम्नलिखित विटामिन और विटामिन ए मौजूद होता है। इन विटामिन के अलावा मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी हो सकता है। मछली पालन को डैश कहा जाता है? पिसीकल्चर, मछली घर, मछली की देखभाल, इनमें से कोई नहीं। मछली पालन को डैश कहा जाता है? पिसीकल्चर मछली पालन को विशेष रूप से मत्स्य पालन पिसीकल्चर कहा जाता है। ईंट का आकार डैश के समान होता है? घनाकार, गोला। ईस्ट इंडिया कंपनी ईंट का आकार घनाकार होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ढोल का आकार घनाकार होता है, धन रहता है, सिलेंडर रहता है, शंकु रहता है। ईंट का आकार प्रभाव घना भरकर होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ढोल का आकार धनाकल, घल, सिलेंडर, शंकु। ढोल का आकार है सिलेंडर। ढोल का आकार बेलनाकार तथा सिलेंडर के आकार का होता है। इसमें दो अलग अलग प्रकार के ड्रम होते हैं, जिससे छोटे आकार ढोल का आकार बेलनाकार या सिलेंडर का आकार की होती है। इसमें दो अलग अलग प्रकार के ड्रम होते हैं, इसमें दो अलग अलग प्रकार के ड्रम देते हैं, जिसमें छोटे आधार
पर छोटे आधार पर होते हैं। दो अलग अलग प्रकार के ड्रम हेड बनते हैं जिसके छोटे आकार का ड्रम हेड उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़े आकार के ड्रम हेड निम्नलिखित आकृति की ध्वनि उत्पत्ति करने के लिए प्रेरणा है। -4 आरक्षित तो -4 2 5 तथा 10 का गुणनफल क्या होगा? तो -2 -5 तथा 0 का मूल्यांकन होकर प्राप्त करें क्रमशः 0 0 0 0 0 एक इच्छा 2.54 सेंटीमीटर के बाहर हार गए एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 84 इंच का बराबर 2.5 तथा D1 होता है। एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 84 इंच का दरवाजा कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 236 होता है। 84 इंच का दरवाजा कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 2013 से 63 2031 से 2002 where we are of एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 84 इंच का दरवाजा कितने सेंटीमीटर में है तो 84 इंच का दरवाजा कितने सेंटीमीटर होगा? 213 से 63 36 एक इंच 2.54 सेमी 84 गिब्स स्मार्क 30 इन हॉट फाउंडेशन। इस इंच का सीमा कम विषय प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए विकल्प में से विषय तत्व को ज्ञात कीजिए। अमेरिका, एशिया, यूक्रेन शिक्षण प्रशासनिक आखिरी एशिया पुराने यूरोप वो सभी महान है जबकि यूक्रेन एक देश है। यूक्रेन विषम है। नीचे
नीचे दिए गए विकल्प में से विषय तत्व पर केंद्र चाहिए। विषय वस्तु पर ये एक सही बी सही बी सही बी में बी सही हो और नीचे दिए गए विकल्पों में से विषय तत्वों का ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए अंतिम 2, 3, 5 ये सभी बहुभुज है जबकि अनुकृत 2 बहुभुज नहीं है। क्योंकि इसमें सीधी भुजाएं या कोण नहीं है। यदि किसी कोड में जन्म कहा जाता है, उसी कोड में जुलाई को क्या लिखा जाएगा? तो मैक्स लिखा है, मैक्सवो लिखा जाएगा। मैक्स जे के बाद एम आ जाएगा, जे के बाद एम सामने है। यू एक्स होगा एल एम एन ओ बी जिस प्रकार वह माइनस दिए गए ऐसे विषय की संख्या ऐसे गायकों को संख्या कितनी है जो किसी न किसी स्त्री और न प्रबंधक है वहन स्थिति प्रधान ऐसे गायकों को संख्या है जो कि न तो कभी न स्त्री के और न ही प्रबंधक है। स्त्री प्रबंधक तो 25 गायक 25 प्रशासन के वेन और ऐसे गायकों की संख्या जो कि न तो स्त्री है और न ही प्रबंधक है 25 है। एक दिशा में शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता। वह शब्द क्या है? क्या है? एक दिए गए शब्द को अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है। वह शब्द है COME कम तो सही है। DAN डांसर सही है लिखा जाएगा। रेस भी लिखा जाएगा। रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा, डबल R इसमें, इसलिए डी गलत है। दिए गए शब्दों को रिकॉर्ड दिया गया शब्द के अक्षरों में से नहीं बन सकता क्योंकि दिए गए शब्द में R एक ही बार दिया गया है, बल्कि रिकॉर्ड में R का प्रयोग 2 बार हुआ है। रिकॉर्ड नहीं होगा।